हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे व्यक्तित्व के मापन का शायद आखिरी बिंदु है। आज हो सकेगा तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे और मे भी पॉसिबिलिटी है कर ही देंगे। और इसके बाद जो है हम व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें व्यक्तित्व का मापन जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत सिर्फ 2 परीक्षण ही मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। एक तो मैंने आपको कल बताया था TAT वाला, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और एक दूसरा है रोसा स्याही के धब्बे वाला परीक्षण। और जो कुछ इंपॉर्टेंट उसके हम नाम पढ़ के और उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने उसका आधा पार्ट करवा दिया था, आज दूसरा शुरू करते हैं। तो हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत तीसरी विधि पढ़ी थी, प्रक्षेपण विधि। आपको याद हो कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में पहली विधि थी स्थितिजनक परीक्षण, जो उनका क्या बोलते हैं, इसके जासूसों का हम लोग इसका चयन करते हैं। दूसरा जो है हमारा इसमें है प्रश्नावली, जो क्वेश्चनरी था, व्यक्तित्व प्रश्नावली। और तीसरा है प्रक्षेपण विधि। तो प्रक्षेपण विधि में कल हमने पहला पढ़ा था TAT परीक्षण, और दूसरा है आज रोसा स्याही के धब्बे वाला परीक्षण। देखिए मित्रों, ये व्यक्तित्व के मापन के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं, इसीलिए हम इसको ब्रीफली पढ़ रहे हैं। तो रोसा स्याही के धब्बे वाला जो परीक्षण है वो 1921 में स्विट्जरलैंड में इसको विकसित किया गया, और जो मनोचिकित्सक थे उनका नाम था हरमन रोसा। और इन्हीं के नाम के आधार पर इसका क्या बनाया गया, नाम बनाया गया। और रोसा क्योंकि हरमन रोसा ने इसको बनाया था, और स्याही के धब्बे इसका मेन थीम है, इसलिए इन दोनों के नाम को मिलाकर के इस परीक्षण का नाम रखा गया। तो 1921 में स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे हरमन रोसा, जिन्होंने इस परीक्षण को बनाया। और इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। इसमें कितने कार्ड होते हैं? कुल 10 कार्ड होते हैं। कल हमने TAT में पढ़ा था कि उसमें 30 कार्ड होते हैं, इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। और इन 10 कार्डों पे, प्रत्येक कार्डों पर कुछ ना कुछ स्याही के धब्बे जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। इन 10 कार्डों पे क्या बने? कोई नाम नहीं है, कोई इसमें अंकन नहीं है, कोई क्रमांक नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत केवल स्याही के धब्बे जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। अब ये जो स्याही के धब्बे जैसी आकृतियां हैं, ये इन 10 कार्ड पे बनी हुई हैं। और ये जो 10 कार्ड्स हैं, ये 10 कार्ड अलग अलग रंग के हैं, जिसमें से जो 5 कार्ड हैं वो है ब्लैक एंड व्हाइट। तो 10 में से जो 5 कार्ड हैं उनका कलर ब्लैक और व्हाइट है, यानी कि काला और सफ़ेद है। उसके साथ ही 3 कार्ड जो हैं वो रंगीन हैं, कलरफुल हैं। 5 कार्ड कैसे हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाएगा कि रोसा स्याही के धब्बों वाले परीक्षण में काले और सफ़ेद कार्डों की संख्या कितनी है, या फिर रंगीन कार्डों की संख्या कितनी है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें। तो 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट कलर लिए हुए हैं, 3 जो कार्ड हैं वो रंगीन हैं, कलरफुल हैं, और बाकी के जो 2 कार्ड बचे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 कार्ड बचे हुए हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट के साथ लाल रंग लिए हुए हैं। तो लाल रंग का अर्थ है कि ब्लैक एंड व्हाइट है उनके अंदर कलर, लेकिन थोड़ी सी लालिमा है उन कलरों के अंदर, इसीलिए उसको लाल रंग युक्त कहा गया है। तो जो लास्ट के 2 कार्ड हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट के साथ कौन सा रंग लिए हुए हैं? तो ये होगा हमारा लाल रंग। इसने लाल रंग लेकर के रखा है। अब देखिए कि इसके अंतर्गत इस परीक्षण के अंतर्गत 2 सत्र आते हैं, और ये जो 2 सत्र हैं ये हैं, पहला है प्रशासन और दूसरा है पूछताछ। तो जो प्रशासन है और जो पूछताछ है, इन्हीं 2 सत्रों के द्वारा हम इसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण के दौरान क्या होता है कि कैंडिडेट को बुलाया जाता है, और कैंडिडेट को बुलाते ही उसको कार्ड दिए जाते हैं, और उस कार्ड के अंतर्गत जिस प्रकार मान लीजिए कि ये कार्ड है और इसमें स्याही के धब्बे हैं,
ये शाही के धब्बे इस प्रकार मैंने पूरा क्लियर नहीं बनाया है, तो आप समझ सकते हैं शाही के धब्बे की आकृति कैसे होती है, उनको कोई आकार हम नहीं दे सकते। इस प्रकार इस कार्ड पे शाही के धब्बे दिए गए हैं और इन पर इनको बता दिया जाता है कैंडिडेट को कि आपको इन शाही के धब्बों में कौन सी आकृति दिखाई देती है, जिसका अर्थ होगा प्रशासन। यानी पहले सत्र के दौरान क्या क्रिया होगी कि आए हुए कैंडिडेट को हम पूछेंगे कि जो कार्ड आपको दिया गया है उसमें जो शाही के धब्बे हैं उनमें आपको कौन सी आकृति दिखाई देती है। तो आकृति के दौरान जिस कैंडिडेट का जैसा मन होगा, यानी उसकी थिंकिंग जैसी होगी, सोच जैसी होगी, उसी प्रकार की वो आकृतियां उसके अंतर्गत ध्यान से देख करके बताएगा। तो देखिए जिस प्रकार ये है हमारे पास, तो किसी को बोला ये किस प्रकार की आकृति है, तो इसको देखो, अगर देखें तो 3-4 प्रकार की आकृतियां बन सकती हैं। एक तो ये दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र दिखाई दे रहा है, तो कोई कैंडिडेट अगर वो भूगोल की तरफ ज़्यादा है तो उसको मानचित्र दिखाई देंगे, तो वो बोलेगा कि ये जो शाही का धब्बा है ये उसको दक्षिणी अमेरिका दिखाई दे रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि जो आतंकवादी प्रवृत्ति का होगा, आप समझ सकते हैं, जो आतंकवादी प्रवृत्ति का होगा जिसमें हमेशा ऋणात्मक सोच रहती है, अगर उसको बोला जाए तो अगर हम इसको तिरछा देखें तो एक गन बनती है, बंदूक बनती है। ठीक है। तो कोई बोलेगा इसको कि ये बंदूक है। ठीक है। इसी प्रकार ये अलग अलग, किसी को ये पूछा जाएगा तो ये बोलेगा कि मेरे को ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो इस प्रकार शाही के धब्बे जो होते हैं, इन शाही के धब्बों को दिखा करके कैंडिडेट से प्रशासन क्रिया के दौरान, सत्र के दौरान पूछा जाता है कि आपको कौन सी आकृति दिखाई देती है। जब वो उस आकृति का नाम बता देता है कि मेरे को इसमें ये दिखाई देते, मेरे को इसमें चाकू दिखाई देता है, इसमें मेरे को एक सीधा डंडा दिखाई देता है और इसमें मेरे को एक आदमी खड़ा हुआ है, इस प्रकार से वो बता देगा। तो जैसे ही वो बताता है कि इसमें उसको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है, वैसे ही हमारा दूसरा सत्र शुरू होता है, जो होता है पूछताछ। तो जैसे ही उसने आकृति का नाम बता दिया, हमने पूछताछ करनी शुरू कर दी कि इसके अंतर्गत आपको ये आकृति क्यों दिखाई दी, आप हमें समझाइए कि किस तरफ से यह आकृति आपको दक्षिण अमेरिका के मानचित्र की तरह लगती है, या फिर हम बोलेंगे ये षटकोणीय लग रही है आपको। कि जो कैंडिडेट ने आकृति का नाम बताया है, उस आकृति का नाम जैसे ही बताता है तो हम उससे पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। और इस पूछताछ के दौरान जो कैंडिडेट होता है, उस कैंडिडेट की मन की गहराई का अध्ययन किया जाता है, यानी किस प्रकार से वो इनकी आकृतियां बना रहा है। कुछ ऐसी आकृतियां होंगी, कुछ ऐसी आकृतियां होंगी। किसी से पूछेंगे इसको तो बोलेगा मेरे को स्टार फिश लग रही है, कोई बोलेगा मेरे को बटरफ्लाई लग रही है, तो तेरे को बटरफ्लाई कैसे लगी, पूछताछ के दौरान हम पूछेंगे। कोई बोलेगा इसको कि मेरे को ये तारा लग रहा है, स्टार लग रहा है, तो तेरे को स्टार कैसे लगा, क्योंकि स्टार के तो 5 कोने होते हैं, तो 5 कोने इसमें आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार कोई बोलेगा मेरे को फूल लग रहा है 4 पंखुड़ियों वाला। तो इसको देख करके जैसे जिस कैंडिडेट का जैसा मन होगा, उसके व्यक्तित्व का जैसा व्यवहार होगा उसका, उसी प्रकार उसके अंदर की थिंकिंग भी काम करेगी, उसके अंदर की सोच भी काम करेगी। तो जैसे ही इस प्रकार की आकृतियों के बाद हम पूछताछ करते हैं, तो जो पूछताछ है, इस पूछताछ के दौरान हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं कि उसकी सोच किस प्रकार की है, ऋणात्मक है या धनात्मक है, कुछ निर्माण करने की सोच है कि कुछ ध्वंस करने की सोच है। निर्माण करने में और ध्वंस करने में 2 प्रकार की क्या होती हैं, इसके कारक होते हैं।
ध्वंसात्मक होता है कि किसी भी चीज का जो स्तर है वो गिर जाना, और निर्माणात्मक होता है या धनात्मक होता है किसी भी आकृति का उभर के सामने आना या उसके अच्छे पक्ष दिखाई देना। तो इस शाही के धब्बों का परीक्षण के दौरान जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन होता है कि किस प्रकार की सोच वो व्यक्ति रखता है। उसके बाद देखिए कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसको एक एक्सरे के रूप में भी संबोधित किया है, यानी कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसको बताया है कि रोसा शाही के धब्बों वाला परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व का एक्सरे है। एक्सरे का अर्थ, तो मैं आपको कह रही थी कि इस परीक्षण को कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये व्यक्तित्व का एक्सरे है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व का जो एक्सरे है वो कौन से परीक्षण को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें हमारे क्या क्या बनते हैं कि सबसे पहले इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टीएटी में कितने थे, 30 कार्ड थे, और रोसा शाही के धब्बों में कितने कार्ड हैं, 10 कार्ड हैं, और इसका कौन से सन में उपयोग किया गया था या बनाया गया था, तो 1921 आ जाएगा। ये है देश स्विट्जरलैंड, और हरमन रोशा ने इसको बनाया था। और कुल जो 10 कार्ड हैं, इन 10 कार्डों में कोई क्रमांक नहीं होता, कोई नामांकन नहीं होता, केवल कुछ शाही के धब्बे बने हुए होते हैं, और वो शाही के धब्बे जो होते हैं वो व्यक्तित्व के मापन के लिए बनाए जाते हैं। जो मनुष्य जैसा प्रकार का मस्तिष्क रखता है, जैसा निर्मित मस्तिष्क रखता है, उस मस्तिष्क के दौरान वो उन आकृतियों का क्या करेगा, बखान करेगा, और हम उसके व्यक्तित्व का मापन कर लेंगे। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट कि जो 10 कार्ड है, इन 10 कार्ड में से जो 5 कार्ड हैं वो ब्लैक एंड वाइट हैं, यानी काले और सफ़ेद हैं, और जो 3 कार्ड हैं वो कलरफुल हैं, रंगीन हैं, और जो लास्ट के 2 कार्ड हैं, ये 2 कार्ड इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट के साथ लाल रंग लिए हुए हैं। क्वेश्चन आता है, पिछली बार आया भी था, पीछे रीड के क्वेश्चन पेपर उठा के दे सकते हैं, उसमें पूछा था कि हरमन रोसा शाही के धब्बों वाले परीक्षण में जो 2 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट के साथ कौन सा रंग लिए हुए होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट के साथ ये लाल रंग लिए हुए हैं, यानी लालिमा उन कार्ड्स में रहती है। उसके बाद जो सत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला होता है प्रशासन, दूसरा पूछताछ। प्रशासन के दौरान होता है कि कैंडिडेट से हम लोग पूछते हैं कि उसको जो कार्ड दिया गया है उसमें जो धब्बे हैं उनमें उसको किस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है, जो अपने मन से निर्मित करता है वो आकृति बता, जैसे वो आकृति बता देता है उसके बाद हम उससे पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं, और इस पूछताछ के दौरान जो कैंडिडेट होता है उसकी मन की गहराई का, उसके व्यक्तित्व का मापन हम कर लेते हैं। लास्ट में कुछ वैज्ञानिकों ने इसको व्यक्तित्व का एक्सरे कहा है। एक्सरे आप समझ सकते हैं कि एक्सरे में क्या होता है, जब एक्सरे होते हैं तो बॉडी के इंटरनल पार्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस मापन के अंतर्गत भी व्यक्ति के आंतरिक भावना उभर के बाहर आती है, इसीलिए इसको बोला गया है व्यक्तित्व का एक्सरे। उसके बाद देखिए गाइस की जो हमारे पहला और दूसरा कल टीएटी और रोसा शाही के धब्बे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इनमें क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद हमने कुछ 3 और किए हैं, इन 3 का भी आप अगर देखना चाहें तो हम इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली देखेंगे कि पहला है रोजविंग पीएफ अध्ययन। देखिए रोजनविंग, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अब देखिए रोजनविंग पीएफ अध्ययन है, यानी रोजविंग पीएफ स्टडी, इसको क्या बोलते हैं, रोजविंग पीएफ स्टडी। पीएफ से क्या अर्थ है, पी का अर्थ है पिक्चर, एफ का अर्थ है फ्रस्ट्रेशन, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन। देखिए पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी क्या होता है कि इसका आविष्कार रोजनविंग ने किया था, और इसके अंतर्गत 24 कार्टून होती हैं। कितने होते हैं, इसमें 24 कार्टून जैसी आकृतियां होती हैं, और इन कार्टून्स के दौरान
क्या किया जाता है कि दो कार्टून की बातचीत दिखाई जाती है। जैसे आप देखते हो इसमें न्यूज़पेपर में भी आता है, दो कार्टून बना दिया, एक कुछ बोल रहा है एक कुछ बोल रहा है, एक मोदी जी बना दी और एक जो दूसरे हैं वो मनमोहन जी बना दिए और उनकी बातों को दिखाया जा रहा है एक बादल के द्वारा। जिस प्रकार ये है कि एक कार्टून बना दिया और इस कार्टून के आगे इस प्रकार ऐसी आकृति हो गई। इसका अर्थ है ये जो कुछ बोल रहा है वो इसके अंतर्गत, तो इसने बोला हाय तो वो इसके अंतर्गत दिखा दिया, यानी ये जो कार्टून है क्या बोल रहा है, हाय बोल रहा है। जो दूसरा कार्टून है इस दूसरे कार्टून में इस प्रकार की आकृति बना करके और हमें कहा जाता है कि इसको भरो आप। कहने का अर्थ है कि इसने जो सवाल पूछा इसमें वो सवाल होगा जिस सवाल के दौरान हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं, यानी कैंडिडेट से हमें जो उसके आंतरिक भावना को प्रस्तुत करवाना है, प्रकट करवाना, उससे संबंधित सवाल हम इसमें डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप राजनीति के बारे में क्या समझते हो, या फिर हम बोल देंगे इसमें 370 धारा क्यों महत्व रखती है। अगर हम इसके अंदर डाल देंगे तो व्यक्ति जो है 370 धारा के बारे में उसकी क्या धारणा है उसको यहाँ पे लिखनी होगी। तो इस प्रकार के कार्टून होते हैं, 24 कार्टून जैसी आकृतियाँ होती हैं और इन आकृतियों के दौरान उनसे पूछा जाता है कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन से संबंधित प्रश्न होंगे वो हम एक कार्टून के आगे जो बादल से बनाए हुए होंगे, कमेंट बॉक्स एक तरह से बोलेंगे, उसमें अंदर डाल देंगे हम लोग और व्यक्ति को बोलेंगे कि इसका जवाब दीजिए। एक उदाहरण और दूंगी मैं कि एक पिक्चर दिखा रखी है, एक डायग्राम दिखा रखा है कि एक जो मेंबर है वो गाड़ी लेके आ रहा है, ठीक है, और दूसरा जो मेंबर है वो रोड के साइड में खड़ा है और गाड़ी के दौरान वहाँ पर कीचड़ था और वो टायर से कीचड़ छट करके और सामने वाले व्यक्ति के कपड़ों पे गिर जाता है। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके सामने कमेंट बॉक्स बना दिया और जो गाड़ी वाला व्यक्ति है उसके सामने कमेंट बॉक्स बना दिया। अब जो साइड में खड़ा है वो हमने सवाल लिख दिया उसके सामने, हमने बोला कि देखकर नहीं चल सकते क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो गाड़ी के बाहर जिस पे कीचड़ गिरा उसने क्या लिखा कि उसने क्या बोला कि देखकर नहीं चल सकते, तुम्हें दिखाई नहीं देता। अगर वो व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा है अगर धनात्मक उसका सोच होगी, उसकी सोच बहुत अच्छी होगी, तो वो बोलेगा कि माफ़ कीजिएगा भाई साहब मुझे खड्डा दिखाई नहीं दिया और बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। और अगर उस व्यक्ति की सोच ऋणात्मक होगी, वो आक्रामक होगा, तो वो बोलेगा कि जब तुम्हें चलना नहीं आता तो रोड के साइड में चलते क्यों हो, ठीक है। तो इस प्रकार सामने वाले की भावना प्रकट होगी कि आगे वाला जो बॉक्स है उसको हम क्या भर के उसको फिल करते हैं। तो ये इसके अंतर्गत था रोजविंग पीएफ अध्ययन। अब देखिए वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब वाक्य पूर्ति परीक्षण भी सेम है, इसी प्रकार है कि कुछ वाक्य हम एक लिख देंगे, उसके नीचे खाली जगह छोड़ देंगे और बोला जाएगा कि आप इसकी वाक्य की पूर्ति, यानी आधा वाक्य लिख देंगे और आधा वाक्य के लिए जगह छोड़ देंगे, सामने वाले को बोलेंगे कि इस वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो वाक्य पूर्ति के अंतर्गत भी यही आता है। और चित्र में रंग भरने की विधि। अब देखिए चित्र में रंग भरने की विधि क्या है कि कोई डायग्राम किसी छात्र को दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि इसमें आप रंग भरिए। तो अगर वो छात्र धनात्मक सोच रखता है, अच्छी सोच रखता है, तो वो उसमें चटकीले रंग भरेगा, अच्छे अच्छे रंग भरेगा चुन करके। और अगर किसी की सोच अच्छी नहीं है, उसकी सोच ऋणात्मक है, तो वो बहुत ही भद्दे प्रकार के रंग भरेगा, काले नीले, और उनको भी पूरी प्रकार से क्लियरिटी दे करके नहीं भरेगा। तो इस दौरान हमने 5 परीक्षण पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला है टीएटी, दूसरा जो है वो है रोसा शाही के धब्बे, तीसरा जो है वो रोजविंग की पीएफ अध्ययन, और चौथा वाक्य पूर्ति, और 5वां चित्र में रंग भरने की विधि। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि प्रक्षेपण विधि के दौरान
ध्यान से याद रखिए, प्रक्षेपण विधि के दौरान हम अचेतन मन की भावनाओं को ही जागृत कर सकते हैं। ये मैं लिख देती हूँ आपके लिए। प्रक्षेपण विधियों से व्यक्ति के अचेतन मन का मापन होता है। ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो स्टेटमेंट है कि प्रक्षेपण विधि के द्वारा हमारा अचेतन मन का मापन होता है। तो आज जो गाइस हमने टॉपिक पढ़े हैं व्यक्तित्व का मापन, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। लेकिन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में जाने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि आज तक जितना हमने व्यक्तित्व के मापन में पढ़ाया है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले एक बार हमारे पीछे वाले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि व्यक्तित्व का मापन जिस वीडियो से शुरू हुआ, अगर वहीं से आप देखना शुरू करेंगे तो 100% आपके समझ में नहीं आ जाएगा। और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और हम आपको वो टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए हैं वो टॉपिक दोबारा से समझा देंगे। और अंत में मेरी हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक विशेष सूचना और दूंगी मैं हमेशा की तरह कि हमारी जो टीम है पूरे दिन में 4 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती है। सुबह 8 बजे जो हमारा वीडियो आता है वो 10वीं क्लास का विज्ञान का आता है, और 10 बजे जो वीडियो आता है वो रीड के लिए स्पेशल आता है, जिसमें गणित और विज्ञान एक दिन करके चलाई जाती है। 11 बजे जो हमारा वीडियो आता है वो सीनियर क्लास का 12वीं क्लास का आता है, जिसमें भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। और 3 बजे हमारा साइकोलॉजी का वीडियो आता है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।